कहानी है हमारे हीरो चेनपिंग की, जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे। 6 महीनों के बाद वो मरने वाला था, लेकिन अगर चेनपिंग जिंदा रहना चाहता है तो उसे कल्टीवेशन करके हेवन को सप्रेस करना होगा, जो रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। पर चेनपिंग के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज थी, जो कि उसकी इस कल्टीवेशन की जर्नी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। चेनपिंग के यूजलेस से हेवनली ग्रैंड मास्टर तक के सफर को चलो फिर आज से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक वॉरियर को देखते हैं, जो कह रहा था कि जब तक चेनपिंग जिंदा है तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वो एक प्राचीन दीवार पर विशाल डीमन आर्मी का मुकाबला करने के लिए अकेला ही खड़ा था। उसके आसपास बहुत ही पावरफुल आरा फ्लो हो रही थी और उसके हाथ में एक डीमन का कटा हुआ सिर था, जिसके बाद उस मॉन्स्टर का सिर नीचे फेंक देता है, जो देखकर डीमन आर्मी बहुत ज्यादा भड़क गई। वो लाखों की तादाद में उस अकेले वॉरियर पर अटैक करने चले गए और उसी वक्त वॉरियर अपनी सोड को पुकारता है। उसके समन पर ही उसकी सोड तुरंत ही हजारों तलवारें रिलीज कर देती है, मानो वहाँ पर स्वॉर्ड्स का तूफान आ गया हो। इस रेड ऑरा में लिपटी हुई स्वॉर्ड्स ने डीमन आर्मी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से खात्मा कर दिया। और अब एक आखिरी बार हमें उस वॉरियर की आंखें दिखाई जाती है। उसकी आंखें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे हीरो चेनपिंग का फ्यूचर फॉर्म है। जिसके बाद हमें ये जंग होने के पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम अपने हीरो चेनपिंग को देखते हैं, जो कि प्रेयर्स करते हुए अपने घर को ब्लेस कर रहा था। साथ ही वो अपने पेरेंट्स के मेमोरियल टैबलेट के सामने नील करते हुए एक शांति भरी दुनिया की ब्लेसिंग मांगता है। जिसके बाद वो रूम से बाहर आके चांद को देखने लगा। तभी उसका पड़ोसी सॉन्ग जिनशिन उस पर पेबल्स फेंक के मारने लगता है। वो कह रहा था, चेनपिंग, मैं और मेरी सर्वेंट जीगुई अगले महीने ये टाउन छोड़कर जाने वाले हैं। तो चेनपिंग कहता है, ठीक है भाई, संभाल कर जाना। जिसके बाद वो खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ उठाने लगता है। तभी सॉन्ग जिनशिन उससे कहने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरे घर पर चोरी करने का सोचना भी मत। बिल यहाँ पर वो चेनपिंग को उकसाने की कोशिश कर रहा था, मगर चेनपिंग उसके मुंह ही नहीं लगता। इसलिए सॉन्ग जिनशिन अपनी पेबल्स वहीं पर फेंकते हुए कह रहा था कि तुम बहुत बोरिंग हो। वाकई तुम गरीब लोगों को कोई कितना भी परेशान क्यों ना करे, तुम्हारे मुंह से उफ नहीं निकलती। आप सॉन्ग जिनशिन के वहाँ से जाते ही जीगुई चेनपिंग से कहने लगी कि क्या तुम वो पेबल्स उठा के दोगे, मुझे वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो चेनपिंग ने कुछ पेबल्स उठाकर उसके हाथ में थमा दी और ये देखकर एक छोटा बच्चा सॉन्ग जिनशिन का दरवाजा पीटने लगता है। वो कह रहा था, सॉन्ग जिनशिन, देखो तुम्हारी सर्वेंट और मेरा भाई फ्लर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों का कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा। ये सुनकर सॉन्ग जिनशिन कहता है, अरे क्या बकवास कर रहे हो, चेनपिंग मेरी सर्वेंट के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे माँ के साथ है। कल रात ही मैंने उन्हें बातें करते हुए देख लिया था। ये सुनकर वो बच्चा कह रहा था कि तुम मेरे माँ के बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा, वरना मैं तुम्हारे असली बाप के बारे में सबको बता दूंगा। जिस पर सॉन्ग जिनशिन कहता है, बच्चे तू भी मेरा ही खून है। खैर आज तो मैंने तुझे माफ कर दिया, क्योंकि आज तेरे बाप का मूड काफी ज्यादा अच्छा है। अब उनकी बातें सुनकर जीगुई को हंसी आ रही थी। तो बच्चा उससे कहता है, जीगुई मेरे भाई चेनपिंग का पीछा छोड़ दे, तुमने तो शियान को भाव देना चाहिए। सारे गांव को पता है कि शियान तुम्हें कितना पसंद करता है। वो तो तुम्हें ऐसे देखता है मानो कच्चा ही चबा डालेगा। अब शियान का नाम सुनते ही जीगुई गुस्से में वहाँ से चली गई। दरअसल इस बच्चे का नाम था जियोसान। वो चेनपिंग को एक बकेट दिखाकर कह रहा था कि देखो तुमने जो मुझे फिश दी थी वो काफी तेजी से बड़ी हो रही है। तो चेनपिंग देखता है कि वाकई वो गोल्डन फिश काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अब जियोसान उसे डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है, मगर चेनपिंग ने जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि कल मुझे चिट्ठियाँ बांटने का काम मिला है, इसलिए मैं जल्दी से सोने वाला हूँ। चलो अब ये मछली भी तुम ही रख लो। तभी जियोसान उसे बताने लगता है कि भाई मेरी माँ कह रही थी कि कल सुबह हमारे टाउन में कुछ आउटसाइडर आने वाले हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारे गाँव की ड्रैगन फर्नेस तो कब की बंद हो चुकी है, फिर उनका यहाँ आने का क्या मकसद होगा। मेरी माँ बता रही थी कि वो लोग इमॉर्टल्स हैं और उनके पास ढेर सारा पैसा भी है, हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि तुम छोटे तो हो मगर तुम्हारी बातें बड़े लोगों जैसी है, चलो निकलो यहाँ से। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चेनपिंग टाउन के गेट के पास पहुँच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे फॉरेनर्स आ गए हैं। इन्हीं का जिक्र जियोसान ने किया था। ये सभी लोग अलग अलग रीजन से यहाँ पर किसी खास अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए थे। अब उनके मकसद के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब टाउन का गेट कीपर उनसे कॉइन्स मांग रहा था, तभी जाकर उन्हें इस टाउन में एंट्री मिलेगी। तो वो लोग भी भारी कीमत चुकाकर टाउन में एंटर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये टाउन इतना सिंपल तो है नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर होगा। अब वो लोग चेनपिंग को अपने सामने देखकर उनकी लैंग्वेज में उसे बुरा भला बोल रहे थे। तो गेट कीपर चेनपिंग के मजे लेते हुए कह रहा था कि भाई वो लोग तेरे खूबसूरत थोबड़े की तारीफ कर रहे थे। जिस पर चेनपिंग कहते तुम मुझे पागल
सवाल तो नहीं समझते। वो लोग क्लियरली मुझे गालियाँ दे रहे थे। ये सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा, जिसके बाद वो चेनपिंग को कुछ लेटर्स दे देता है जो चेनपिंग को पूरे टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और इसके बदले में चेनपिंग को 5 सिक्के मिल गए, जो कि इस काम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थे। जिसके बाद हमें एक कहानी बताई जाती है। लगभग 3000 साल पहले ग्रेट इमॉर्टल ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए बहुत ही स्पेशल सोर्ड बना ली। ये सोर्ड दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन मानी गई, मगर फिर भी वो ग्रेट इमॉर्टल गोल्डन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाया। दरअसल ये कहानी जिमाओ नाम का बुजुर्ग सुना रहा था। ये बंदा भी उन्हीं आउटसाइडर लोगों के ग्रुप में था जिन्होंने अभी अभी टाउन में एंटर किया है। वो बताता है कि हजारों सालों तक इस इमॉर्टल और गोल्डन ड्रैगन के दरमियान फाइट चलती रही, मगर मैं तो बस उनकी आखिरी बैटल के बारे में बात करूंगा। वो गोल्डन ड्रैगन इतना लॉन्ग था कि जब वो फ्लाई करे तब वो चांद और सूरज दोनों को भी अपनी लाइट से कवर कर पाता था। उस पावरफुल ड्रैगन के आगे वो इमॉर्टल काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया, मगर फिर उसने एक जबरदस्त अटैक ड्रैगन पर कर दिया। वो इमॉर्टल तब तक उस ड्रैगन पर हमला करता रहा जब तक वो ड्रैगन बुरी तरह से घायल न हो जाए। वैसे तो मैं खुद को बहुत कोसता हूँ कि मैं इतनी देरी से क्यों पैदा हुआ। अगर 3000 साल पहले ही मेरा जन्म होता तो शायद मैं इस फाइट को अपनी आंखों से देख पाता। जिस पर जियूसन कहता है कि फालतू बातें बता के हमें पकाओ मत, जल्दी बताओ ड्रैगन मरा या फिर जिंदा था। इनफैक्ट सभी लोग उससे यही पूछ रहे थे। तो बंदा कहता है कि देखो वो ड्रैगन तो मर गया, लेकिन वो सीधे हमारी दुनिया में आके गिर गया था। उसने मरने से पहले 5 एलिमेंट ड्रैगन्स को जन्म दिया। उस ड्रैगन की पावर्स कल्टीवेटर्स को ग्रेट पाथ पर ले जाने के लिए मदद कर सकती है। किसी 5 कल्टीवेटर्स को इस ड्रैगन की ब्लेसिंग भी मिल गई थी, मगर वो लोग कौन है ये हमें पता नहीं। शायद वो हमारे आसपास भी हो सकते हैं। अगर तुम उन लोगों को पहचानना चाहते हो तो अगली बार कहानी सुनने जरूर आना। ये सुनकर सभी लोग इरिटेट होकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर जियूसन अभी भी वहीं पर था। वो कहता है कि मैं अगली बार तक रुक नहीं सकता, प्लीज मुझे बताओ ना आगे क्या हुआ। जिस पर जिमाओ कहता है कि मैंने तो सुना था कि इस टाउन में एक एंशिएंट वेल है, अगर तुम मुझे वहाँ ले जाओगे तो मैं जरूर से तुम्हें आगे की कहानी सुना सकता हूँ। मगर जियूसन को तो उस पे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। तो जिमाओ से कहता है बच्चे मेरी इस बॉल में मिस्ट्रीज को देखा जा सकता है, मुझे वहाँ लेके चलो और मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखा दूंगा। वही दूसरी तरफ चेनपिंग टाउन के लोगों को लेटर बांटते हुए टाउन की स्कूल में पहुँच गया, जहाँ पर मिस्टर जीशांग बच्चों को एटीट्यूड के बारे में सिखा रहे थे। वो कहते कि इंसान पावरफुल हो या कमजोर, उसमें एटीट्यूड होना जरूरी होता है, तभी जाकर समाज में उसे इज्जत मिलेगी। जिसके बाद वो चेनपिंग के पास आ जाते हैं। चेनपिंग उन्हें लेटर देने आया था। वो कहते चेनपिंग अगर तुम कभी फ्री रहो तो यहाँ पर आ सकते हो, मगर चेनपिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो जीशांग कह रही थी कि कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल किताबों के कैरेक्टर्स रियल लाइफ के लोगों से काफी अलग होते हैं, अब दुनिया बदल चुकी है। मगर वो इस पर भी कोई जवाब नहीं देता। उसने जीशांग को ग्रीट करके वो सीधा मार्केट पहुँच गया। रास्ते में उसकी नजर एक गोल्ड फिश पर पड़ी जिसे चेनपिंग खरीदना चाहता था, मगर उसके पास तो बस 5 ही कॉइन्स थे। तो बंदा भी चेनपिंग की खस्ता हालत देखकर उसे फिश बेचने के लिए तैयार हो गया, मगर तभी वहाँ पर गाओजिन अपने सर्वेंट के साथ पहुँच गया। वो चेनपिंग से ज्यादा पैसे देकर उस फिश को खरीद लेता है, इसलिए चेनपिंग चुपचाप से वहाँ से जाने लगा। तभी गाओजिन उसे कुछ कॉइन्स देकर कह रहा था कि बच्चे तुमने इस फिश को पहले खरीदा था, इसलिए ये रहा तुम्हारा इनाम। भले ही चेनपिंग वो पैसा नहीं लेना चाहता था, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। इधर गाओजिन तो फिश खरीद कर बहुत ज्यादा खुश था। एल्डर वो कह रहा था कि मास्टर अगर आप लकी रहे तो ये फिश गोल्डन ड्रैगन में बदल जाएगी। इधर चेनपिंग को एक फॉर्चून टेलर बताने लगा कि बच्चे जो फिश तुमने उस बंदे को दी शायद वो गोल्डन ड्रैगन बन सकती थी, मगर चेनपिंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो बंदा कहते बच्चे देखो मेरे पास स्क्रिप्चर का नॉलेज है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे एंसेस्टर के लिए कुछ प्रेयर लिख सकता हूँ। वेल तुम्हारे एंसेस्टर अगर खुश हो गए तो तुम्हारी गरीबी चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो चेनपिंग उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी वो बंदा कहने लगा कि बच्चे मैं तुम्हारे अंदर एक इवल स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ, अगर तुम उस भूत को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। जिस पर चेनपिंग कहते हैं सीनियर मेरे पास बस 5 ही सिक्के हैं, आप सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए टैलिस्मान लिख दीजिए ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। इसीलिए वो फॉर्चून टेलर जिसका नाम मिंगचेन था वो चेनपिंग को 2 टैलिस्मान बना के देता है, जिन्हें लेकर वो घर की तरफ रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ जियूसन जिमाओ को एंशिएंट कुएं के पास लेके आ गया। वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे अपना बोल दिखाओ, मगर जिमाओ ने उसका हाथ मरोड़ दिया। उस वक्त जिमाओ को फील हुआ था कि जियूसन की बोन्स बहुत ही ज्यादा हेवी है, साथ ही उसके बकेट में जो फिश थी वो भी एक रियल वाटर ड्रैगन है। तो जिमाओ उससे पूछता है कि बच्चे ये फिश तुम्हें किसने दी थी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मगर जियूसन ने तो सीधे उसे गालियाँ देना ही शुरू कर दी। वो कह रहा था कि बस चेनपिंग को आने दो, फिर हम दोनों मिलके तुम्हें यहीं पर गाड़ देंगे।
जब से मिले हो तभी से मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हो। तो जिमाओ से हंसते हुए कहता है कि बच्चे इतनी गंदी गालियाँ कहाँ से सीख गए यार। तो कह रहा था कि ये सारी गालियाँ मैंने मेरी माँ से सीखी है, और रही बात इस फिश की तो ये मुझे चेनपिंग ने दी थी, मगर तुम चाहकर भी ये फिश मुझसे छीन नहीं सकते। चेनपिंग का नाम सुनते ही जिमाओ कुछ काउंटिंग करना शुरू कर देता है और पूछता है कि बच्चे तुम्हारा चेनपिंग के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर ज्यूसान कह रहा था कि हम तो लंगोटिया यार हैं। तो ये सब सुनने के बाद वो मास्टर ज्यूसान को अपना बोल पोर करके दिखाने लगता है। ज्यूसान को तो इस वाटर को देख के विजन आने लगे कि उसका पूरा टाउन इसी पानी में डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सब देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि वो एक सेकंड भी जिमाओ के पास रुक नहीं पाया। जिमाओ कह रहा था कि ये बच्चा ज्यूसान ही मेरा डिसाइपल बनेगा, मगर सबसे पहला मुझे चेनपिंग को उससे दूर करना है। वही दूसरी तरफ हम फू और साई शिंजी को देखते हैं। साई शिंजी कह रही थी कि पता नहीं हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा या नहीं, जिस पर फू से चुप होने का इशारा करते हुए कहने लगा कि ये टाउन काफी ज्यादा पुराना है, मगर यहाँ के लोगों को सेन खुद प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए हम अपॉर्चुनिटी की तलाश में किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। वैसे तो हम दोनों को भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश है। जिस पर फेरी साई शिंजी कहने लगी कि एक काम करते हैं, आप सॉन्ग जिनशिन से अपॉर्चुनिटी के बारे में पता करो और मैं ज्यूसान को अपना डिसाइपल बनाऊंगी। इस बात पर फू भी अग्री हो गया था और तभी उनकी नजर चेनपिंग पर पड़ी तो ये लोग उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं और ये सब जिमाओ अपने बोल में देख रहा था। वो कहता है कि चेनपिंग को तो मरना ही होगा, जिसके बाद वो चेनपिंग पर कोई स्पेल कास्ट कर देता है जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगी। तब तक फेरी और फू भी वहाँ पर पहुँच गए। वो चेनपिंग से कह रही थी कि हमें ज्यूसान और सॉन्ग जिनशिन के बारे में जानना था, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मैं तो कई सालों से ड्रैगन फर्नेस में काम किया करता था, इसलिए मुझे इस टाउन में किसी के बारे में कुछ पता नहीं। फू तो उसे इन्फॉर्मेशन के बदले में एक जेड पेंडेंट देने के लिए भी तैयार हो गया, मगर फिर भी चेनपिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल चेनपिंग इन आउटसाइडर पर जरा भी भरोसा नहीं करता और तभी सॉन्ग जिनशिन उनसे पूछता है कि बताओ तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर फू कह रहा था कि भाई इस फेरी को ज्यूसान के बारे में जानना था। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी चेनपिंग उस लड़की को कुछ बताने वाला था और इसी चक्कर में साई जिनशी का पाँव गोबर पर गिर गया। ये सब देखकर सॉन्ग जिनशिन काफी ज्यादा हंस रहा था, इसलिए वो फेरी गुस्से में आकर चेनपिंग पर अटैक करने वाली थी। हालांकि फू उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि हमने सेंट को नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए उस फेरी ने भी चेनपिंग को छोड़ दिया, मगर जिमाओ अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए चेनपिंग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चेनपिंग तो सीधा जाकर उस फेरी से कहने लगा कि आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि मुझे इसके अंदर मौजूद इनर डीमन को मारना ही होगा। फू भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी फेरी ने सीधी जाकर चेनपिंग की इमॉर्टलिटी ब्रिज पर हमला कर दिया, जिससे चेनपिंग काफी दूर जाके पटक गया था। साई जिनशी के एक ही पाम अटैक में चेनपिंग का इमॉर्टलिटी ब्रिज ब्रेक हो गया था। वही दूसरी तरफ सीनियर जीशांग ने एक लेटर पढ़ते ही उन्हें पूरे टाउन को तबाह होने के विजन्स आने लगे। वो समझ गए थे कि उनके टाउन पर मुसीबत आने वाली है। इधर फू उस फेरी पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने इस बंदे की इमॉर्टलिटी ब्रिज को तोड़कर इस टाउन के रूल को भी ब्रेक कर दिया है, अब तुम्हारी इस गलती की सजा मुझे भी मिलेगी। जिस पर वो कह रही थी कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बंदा आज नहीं बल्कि 6 महीनों के बाद मरेगा। अब ये सब होने के बाद फू सॉन्ग जिनशिन के साथ की मीटिंग को भी कैंसिल कर देता है। वो कह रहा था कि मैं कल तुमसे मिलने आकर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे, आज तो वैसे भी मेरा मूड खराब है। इधर चेनपिंग ल्यूकस लीफ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लीफ उसके पास आने के लिए तैयार नहीं होता। इधर हम मास्टर जीशांग को देखते हैं, जो कि अपने एक डिसाइपल जाओयाओ को सिटी के बाहर छोड़ने जा रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं इस सिटी में आराम से सालों तक रह पाऊंगा, मगर लोग ऐसा नहीं होने देंगे। दरअसल वो सिटी में आए हुए आउटसाइडर्स की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने तो मेरे नाक के नीचे ही अपने डर्टी गेम्स खेलना शुरू कर दिए। उन्हें तो ये लगता है कि वो यहाँ पर आके कुछ भी करेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, ये मेरा तोहफा तुम अपने साथ रखना। तो जाओयाओ ने भी तुरंत ही उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसी वक्त जाओयाओ की नजर एक लड़की पर पड़ी, जो कि सिटी में बने आकवे को देख रही थी। वेल, इस बंदी का नाम निंगयाओ है। जाओयाओ को तो ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आ गई। तभी जीशांग उससे कह रहे थे कि जाओयाओ, तुमने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई पसंद भी आती है फिर तो महान बुद्धा भी तुम्हें रोक नहीं सकते। इधर उस लड़की ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब वो जरा ही आगे बढ़ी, तभी जाओयाओ कहता है कि इसकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अब ये सुनते ही उस लड़की ने तुरंत ही अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया। वो बड़ी ही तेजी से जाओयाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर इससे पहले कि उस जाओयाओ को कुछ कर पाए, जीशांग अपनी पावरफुल एनर्जी से उसके अटैक को
रोकते हुए उसे पीछे पुश कर देते हैं। जिसके बाद वो निंगियाओ से कह रहे थे कि शेर कभी खरगोश का शिकार नहीं करता और मेरा डिसाइपल कमजोर है, इसलिए वो तुम्हारे साथ फाइट भी नहीं कर पाएगा। मुझे पता है उसने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन इसकी सजा मौत तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस पर निंगियाओ कहने लगी कि ये मेरा और उस बंदे के बीच का मामला है, मैं जो करती हूँ उसमें तुम मुझे नसीहत नहीं दे सकते। खैर अब तो मैं तुम्हारी पावर्स देखना चाहती हूँ। जिसके बाद निंगियाओ बड़ी ही तेजी से जीशांग पर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर उसका एक भी वार उन्हें हिट नहीं हो रहा था। उल्टा निंगियाओ ही उनकी पावरफुल ऑरा से काफी पीछे पुश हो गई। जीशांग उसे बताते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर में तेज होना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर निंगियाओ ने भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उन पर हमले करना शुरू कर दिया, मगर जीशांग तो बिना कुछ करे ही उस पर भारी पड़ गए थे। इससे हम जीशांग की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर निंगियाओ ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड का भी यूज किया था, मगर जीशांग ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाकर उसे चकमा दे दिया। इधर निंगियाओ बारी बारी उनके सभी फॉर्म्स पर अटैक करते हुए वहाँ पर अपनी पावर्स का बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब तो ये बंदा हार ही चुका होगा, लेकिन वो तो जैसे के वैसे थे, जिस वजह से निंगियाओ अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर देती है। मगर तब तक जीशांग तो उसके पास आ गए। उससे पूछते कि बताओ तुम्हें तलवारबाजी किसने सिखाई, और तभी निंगियाओ की फ्लाइंग सोर्ड उन पे अटैक करने के लिए एकदम करीब आ जाती है, जिसे जीशांग ने बड़े ही कूल अंदाज में पीछे हटने के लिए बोल दिया। तो निंगियाओ और उसकी तलवार भी अपने आप पीछे पुश हो गई। उसकी तलवार तो वहाँ की पेड़ में ही जाकर गड़ गई थी। जीशांग उसे बताते हैं कि मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए छोटी सी बात पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा कितना पावरफुल है ये हमें पता नहीं होता। अब तुम्हें मेरी सलाह माननी है या नहीं, ये तो तुम्हारी मर्जी है। इधर निंगियाओ के हाथ पर चोट लगी थी, जिसके बाद वो निंगियाओ की तलवार उसे वापस दे देते हैं, और साथ ही उसकी फ्लाइंग सोर्ड को चेक करते हुए जीशांग कह रहे थे कि तुम्हारी तलवार तो उतनी धारदार नहीं है जितनी की ये होनी चाहिए, ये तो बस 2 ही लफ्जों का वेट संभाल सकती है, लेकिन तुम्हारी क्वालिटीज को देखते हुए इस पर 3 लफ्जों को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस सोर्ड को काफी ज्यादा धारदार बना दिया। ये जीशांग की तरफ से निंगियाओ के लिए तोहफा था, मगर इस बंदी ने उसे ठुकरा दिया। वो कहती कि मुझे ये तलवार नहीं चाहिए। ये सुनकर जीशांग उससे पूछते कि लड़की क्या तुम जानती हो कि मैं हूँ कौन, जिस पर निंगियाओ कह रही थी कि आपकी पावर्स देख के मैंने पहचान लिया कि आप यहाँ के एक सेंट हो। जिस पर जीशांग कहते कि फिर भी तुमने मेरे गिफ्ट को ठुकरा दिया, तुमने तो ये सोड एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मगर निंगियाओ उसे बिना एक्सेप्ट किए ही वहाँ से जाने लगती है। जीशांग उससे कह रहे थे कि ये तलवार तुम्हें डिफेंड कर सकती है, लेकिन निंगियाओ चुपचाप से वहाँ से चली गई। अब रात होने तक वो टाउन को ही एक्सप्लोर कर रही थी। वो कहती कि उस सेंट ने मेरी तलवार पर वर्ड्स डालकर मुझ पे एहसान नहीं किया था। उसे लगता है कि मेरी तलवार बेकार है और इसीलिए वो उसे शार्प करके दे रहा था। और तभी निंगियाओ को फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वेल वो एक फ्लाइंग सोर्ड थी जो निंगियाओ पर अटैक करने आ जाती है, मगर निंगियाओ ने तुरंत ही उस अटैक से खुद को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ हम गाओ जेन को देखते हैं, जो कि अपने खास ट्रेजर को घूर रहा था कि तभी वहाँ पर निंगियाओ पहुँच जाती है। उसके सर्वेंट को निंगियाओ को देखते ही उस पे शक हो गया। उसे लग रहा था कि ये गाओ जेन को मारने आई है, मगर निंगियाओ तो चुपचाप से वहाँ से गुजर गई। लेकिन तभी एक नाइफ सीधा निंगियाओ के पास से होते हुए गाओ जेन की तरफ आगे बढ़ा। हालांकि एल्डर वू ने उस नाइफ को पकड़ लिया था। उसे लगता है कि निंगियाओ ने ही उसके मास्टर पर हमला कर दिया है, इसलिए एल्डर वू ने तुरंत ही निंगियाओ के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इनके झगड़े देखकर एक मिस्ट्रेस बंदा सीधे गाओ जेन को मारने आगे बढ़ रहा था, मगर तभी निंगियाओ ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन करके उस बंदे को खत्म कर दिया। बेसिकली निंगियाओ ने ही गाओ जेन की जान बचाई थी। गाओ जेन भी उसकी फ्लाइंग सोर्ड की टेक्निक देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगता है, मगर एल्डर वू को अभी भी उस पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि शायद इसी लड़की ने आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने ही साथी को मारा होगा। हालांकि गाओ जेन तो उसे इग्नोर करते हुए सीधा निंगियाओ के पास चला जाता है। वो कह रहा था कि मैं सुई डायनेस्टी का यंग मास्टर हूँ और प्लीज एल्डर वू को माफ कर देना, वो तो बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम पर अटैक कर रहे थे। खैर ये जेड सील है जो कि मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से थैंक यू टोकन समझकर रख लो। ये देखकर एल्डर वू सीधे घुटने पर आके रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज ये जेड सील उसे मत दीजिए, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज यंग मास्टर मेरी बात मान लीजिए। अब उसका ये सारा ड्रामा देखकर निंगियाओ वहाँ से जाने लगती है। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। अब उसके वहाँ से जाने के बाद गाओ जेन कहता है कि एल्डर वू प्लीज उठ जाए, हमारी सुई डायनेस्टी में बस एम्परर के सामने ही अपना सिर झुकाना चाहिए। तो एल्डर वू कहता है कि मैं आपसे ज्यादा तजुर्बा रखता हूँ और मैं जानता था कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं। जिसके बाद वो भागते हुए जाकर बेवजह ही निंगियाओ के साथ फाइट करने
करना शुरू कर देता है। निंग्याओ भी उसके हर एक अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डॉज करती जा रही थी, जिसके बाद उसने भी एल्डर वू पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन एल्डर वू उसे उठाकर नीचे पटक देता है। इन दोनों में ऐसे ही फाइट चल रही थी और निंग्याओ की घायल होने की वजह से वो एल्डर वू के आगे फीकी पड़ चुकी थी। अब वो उसे एक लात मार के दीवार पर पटक देता है। निंग्याओ देखती है कि बंदा इस बार तो उसे खत्म करने ही आ रहा है और तभी गाओजिन एल्डर वू को रुकने का हुक्म देता है, मगर वो बंदा उसकी भी एक नहीं सुनता। तभी निंग्याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड जिसमें जीशांग ने अपनी पावर्स डाली थी, वो बड़ी ही तेजी से जाकर एल्डर वू के आर पार घुस जाती है। तब तक निंग्याओ भी वहाँ से गायब हो गई। इधर गाओजिन एल्डर वू पर चिल्ला रहा था। वो कहता है कि उस लड़की ने शाओ फैमिली से ट्रेनिंग ली है, वो आगे चलकर मेरी बेस्ट शैडो असैसिन बन सकती थी, मगर तुमने उस पर बेवजह हमला करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इधर एल्डर वो अपने सीने में घुसी हुई तलवार बाहर निकालते हुए कहने लगा कि मेरे लिए तो आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर गाओजिन उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। क्या तुम जानते नहीं मैं सुई डायनेस्टी का होने वाला प्रिंस हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब उसका गुस्सा देख के एल्डर वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा और तभी इन्हें सेंट जीशांग की आवाज सुनाई दी। वो एल्डर उसे कह रही थी कि तुम्हें बेवजह फाइट करने में बहुत मजा आता है, तो क्यों ना दो दो हाथ मेरे साथ भी की जाए। ये सुनकर एल्डर वो तुरंत ही उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही गाओजिन भी उन्हें सॉरी बोलते हुए अपने डायनेस्टी के स्टेट मिनिस्टर की पोस्ट उन्हें ऑफर करता है, मगर सेंट जीशांग कहते कि यह जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से मेरी सिटी में कोई गड़बड़ी मत करना, वरना तुम्हारे सर्वेंट के साथ साथ तुम्हारी कब्र भी यही खुदेगी। अब हम देखते कि चेनपिंग एक सपने में है। उसमें वो अपनी पुरानी मेमोरीज को देख पा रहा था, जहाँ पर उसके फादर ने उस पर उसकी माँ की जिम्मेदारी सौंपकर वो टाउन छोड़कर चले गए। तभी से चेनपिंग की लाइफ में सिर्फ सैडनेस थी, उसे बचपन से ही सताया गया। और तभी चेनपिंग को उसकी माँ की आवाज आकर वो अपनी आंखें खोलता है। तभी जियोसान गिरते पड़ते उसके पास पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे उस बुढ़े से बचा लो, उसके पास एक मैजिकल बॉल है, उसने मेरे सामने उसमें से ढेर सारा पानी हमारे टाउन में रिलीज किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे गांव में सैलाब आ चुका है। तो चेनपिंग भी समझ जाता है कि ये बंदा तो उसी स्टोरी टेलर की बात कर रहा। जियोसान कह रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, वो बंदा मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। जिस पर चेनपिंग कहता है ठीक है चलो मैं ही उससे बात करता हूँ। वही दूसरी तरफ हम जिमाओ को देखते हैं, जो ऑलरेडी जियोसान के घर पहुँच चुका था। वो फिर ही साइजिनशी से कह रहा था कि जियोसान मेरा डिसाइपल है, अगर तुम में दम है तो मुझसे फाइट करके उसे छीन सकती हो। जिस पर वो कह रही थी कि मेरा भी क्लैन इतने आसानी से हार नहीं मानता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रेशियस ट्रेजर दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें जियोसान को छोड़ना होगा। ये सुनकर जिमा उस पे बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो अपने मैजिकल बॉल की मदद से उसे एक रेड सी में ट्रैप कर देता है, जहाँ पर कई सारे सांप साइजिनशी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक गोल्डन स्क्रॉल समन कर लेती है, मगर उस स्क्रॉल का उन सांपों पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो सीधे साइजिनशी को जकड़ने लगे, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी और फिर वो अचानक से उस इल्यूजन से बाहर आ गई। साइजिनशी समझ जाती है कि इस बंदे का मुकाबला वो नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे ग्रीट करके तुरंत ही वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद चेनपिंग जियोसान को लेकर उसके घर पहुँच जाता है। जियोसान ने तो एक टोकरे की मदद से अपना मुंह ही ढक लिया था। वो जिमाओ से इतना डर गया कि उसे देखते ही वो नीचे गिर जाता है। वो कह रहा था कि मैं इस बुढ़े का डिसाइपल कभी नहीं बनने वाला, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चेनपिंग जाकर जिमाओ से बात करता है। वो कह रहा था कि आप तो इसे अपना डिसाइपल बना लोगे, मगर उसके लिए ये भी तो रेडी होना चाहिए। अभी जियोसान की माँ चेनपिंग से कहने लगी कि इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जियोसान अगर इनका डिसाइपल बन गया तो आगे चलकर कामयाब होगा। वैसे भी जियोसान किसी काम का नहीं, ना ही उसमें दिमाग है और ना ही कोई स्किल, तो अगर ये मास्टर के साथ प्रैक्टिस करेगा तो शायद आगे चल के इसका भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो फाइनली चेनपिंग भी इसके लिए मान गया। वो जियोसान को भी इसके लिए मना लेता है। अब चेनपिंग के वहाँ से जाते ही जिमाओ जियोसान को उसके बाउल में देखने के लिए बता रहा था, जिसमें जियोसान को चेनपिंग की गोल्डन फिश नजर आई। वेल ये सब उस बंदे की ही करामत थी। इधर जियोसान की माँ को कोई फिश नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो जियोसान के कान के नीचे एक रख देती है। अब जियोसान भी पाँव पटक पटक के रो रहा था। तभी जिमाओ कहता है बच्चे मेरे सामने नील करो और मैं तुम्हें मेरा डिसाइपल बना लूंगा। लेकिन जियोसान तो बस उससे चेनपिंग की गोल्डन फिश वापस मांगने लगा और तभी उसका हाथ बॉल में मौजूद पानी को लग जाता है, जिसे जियोसान तो सीधा उसके अंदर चला गया। उस बॉल की अपनी एक दुनिया थी, जिसमें अब जिमाओ उसे ट्रैप कर देता है ताकि जियोसान को थोड़ा सा सबक मिल जाए। इधर जिमाओ जियोसान की मदर से पूछ रहा था कि मुझे चेनपिंग का जन्मदिन बताओ, और जैसे उस बंदी ने डेट बता दी वो तुरंत ही काउंटिंग करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे बेटे को जो मौका मिला है वो देख
देखा जाए तो चेनपिंग का था और ये बात जियोसान की माँ भी अच्छे से जानती थी। उसे गिल्टी तो लग रहा था, मगर जियोसान के फ्यूचर के लिए वो चेनपिंग का मौका छीनने के लिए तैयार हो गई। तब जिमाओ ने तुरंत एक इवल टैलिस्मान क्रिएट करके सीधा चेनपिंग के अंदर डाल दिया। जिमाओ चेनपिंग को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था ताकि उसका और जियोसान का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इधर चेनपिंग घर वापस आते ही अपने पेरेंट्स के सामने नील करता है और उसी वक्त चेनपिंग का दोस्त शियानयांग उसके घर में घुस गया। वो चेनपिंग के बेड पर चढ़ के सॉन्ग जिनशिन के घर की बातें सुन रहा था। वो कह रहा था, भाई जरूर से अंदर कुछ चल रहा है, मुझे ना म्याओ म्याओ की आवाजें आ रही है। और अब उतरते वक्त अचानक से ही गिर जाता है, जिससे बेचारे चेनपिंग का बेड टूट चुका था। वो कहता है, भाई मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढा है, तुम मास्टर रुआन के पास चले जाओ, वो एक ब्लैक स्मिथ है, तुम चिट्ठियां बांट के जितना पैसा कमाते हो वो उससे डबल देगा। मगर चेनपिंग का पूरा ध्यान तो अपने टूटे हुए बेड पर था और तभी उसके दिल में दर्द होने लगा। शायद जिनशिन ने उसकी इमॉर्टलिटी ब्रिज को ब्रेक करने की वजह से चेनपिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन शियान को तो लग रहा था कि अपने टूटे हुए बेड की हालत देखकर ही चेनपिंग को दिल का दौरा पड़ गया। वो कहते, भाई यार तुम इसका टेंशन बिल्कुल मत लो, रुको मैं थोड़ी देर में आके इसे ठीक कर दूंगा। तो चेनपिंग सिर्फ उसे वहाँ से दफा होने के लिए बता रहा था। मीनवाइल चेनपिंग की सोल उसकी बॉडी छोड़कर बाहर आने की भी कोशिश करती है। इधर शियान की नजर पड़ी जिगुई पर, जो कि झाड़ू मार रही थी। वो उसे ऐसे ताड़ता है मानो अभी के अभी खा लेगा और तभी जिगुई ने उसे ताड़ते हुए पकड़ लिया। तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए शियान की पिटाई करना शुरू कर देती है। इनफैक्ट उसने तो शियान के नाजुक हिस्से पर अपनी ब्रूम स्टिक से हिट कर दिया, जिससे बेचारे शियान की चाल ढाल ही बदल गई थी। और रोते हुए कहता है कि बताओ अपने होने वाले पति के साथ ऐसा कौन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम फॉर्चून टेलर मिंग चेन को देखते हैं, जो कि लोगों को बेवजह डरा के उससे टैलिस्मान खरीदने के लिए बता रहा था। और तभी वहाँ पर शियान पहुँच जाता है और खुद से ही कह रहा था कि पिछली रात ही जिगुई मेरे सपने में आई, हम दोनों ने मिलकर काफी सारी प्यार भरी हरकतें की, लेकिन पता नहीं वो हकीकत में इतनी खतरनाक क्यों है। तभी मिंगचेन उसके पास पहुँच गया। वो कहता है, लड़के मैं तुम्हारी शक्ल को देख के ही बता सकता हूँ कि आगे चल के तुम्हारी लाइफ में बहुत ही खून खराबा होने वाला है। मगर शियान तो जानता था कि ये बंदा उसे ही चुना लगा रहा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करता, जिस पर मिंगचेन कहने लगा, तुम्हारी यकीन न करने से सच्चाई थोड़ी ना बदलने वाली है। देखो अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो तुम्हें अगरबत्तियाँ जलानी होगी। इसलिए शियान तुरंत ही जाकर वहाँ की एक लकड़ी में आग लगा लेता है, जिसे देखकर मिंगचेन अपनी दुकान लेके तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। शियान कह रहा था, बे रुक, अगरबत्तियाँ नहीं, मैं तो तेरी दुकान ही जला दूंगा। इधर मिंगचेन भागते हुए जाकर एक गली में छुप गया। वो कहता है कि ऐसे खतरनाक लोगों के बीच में जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी उसकी स्टिक नीचे गिर गई। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब उस पे भी कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। इसलिए मिंगचेन ने तुरंत ही प्रे करना शुरू कर दिया, मगर मुसीबत तो ऑलरेडी उसके पाँव तक पहुँच चुकी थी। किसी ने उसके पाँव को पकड़ लिया और इस हल्के से टच से ही मिंगचेन को बैटल के विजन आने लगे, जहाँ पर निंग्या और डीमंस के साथ फाइट कर रही थी। वो समझ गया कि इस लड़की की डेस्टिनी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही उसका हाथ हटाकर वहाँ से भागने की फिराक में था। मगर निंग्या ने दोबारा से उसका पाँव पकड़ लिया। इसलिए मिंगचेन कह रहा था, मेरी माँ प्लीज मुझ पर रहम कर, देख अगर मेरी दुआ लग गई तो जरूर से तुझे कोई अच्छा सा घर और पति मिलेगा। अब उसका हाथ हटा ही रहा था कि तभी फ्लाइंग सोड उस पर तन गई। मिंगचेन उससे कहता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर मर भी गया तो भी किसी की जान नहीं बचाऊंगा। ये सुनकर वो सोड उस पे गुस्सा करने लगी। तो कहते ठीक है, अब जल्दी से जाकर एंसेस्टर पेड़ से एक लीफ लेके आओ ताकि मैं इस लड़की की कल्टीवेशन को बचा पाऊँ। तो सोड तुरंत ही ल्यूकस लीफ लाने चली गई। इधर मिंगचेन अपनी पावर से सभी फैमिली से कांटेक्ट करने लगा, इस उम्मीद में कि ये लोग निंग्याओ को बचा लेंगे। लेकिन विलेज की कोई भी फैमिली निंग्याओ को बचाने के लिए तैयार नहीं थी। तब तक फ्लाइंग सोड ल्यूकस लीफ लेकर पहुंच जाती है। तो मिंगचेन तुरंत ही उस लीफ का यूज करते हुए निंग्याओ की कल्टीवेशन को सेव कर देता है। वो निंग्याओ से कह रहा था कि इस टाउन में रईस लोग तो बहुत है, मगर कोई तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, बस एक गरीब ही शायद तुम्हारी मदद कर पाए। और तभी उसे चेनपिंग की याद आती है, इसलिए वो तुरंत ही चेनपिंग के दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो कह रहा था, चेनपिंग देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। लेकिन फिर वो खुद से ही कहता है कि यार मैं तो झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा कच्चा हूँ, भले ही चेनपिंग कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, इस लड़की को देखकर ही वो समझ जाएगा कि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि मुसीबत है। और उसी वक्त चेनपिंग ने उसके लिए डोर ओपन कर दिया। अब जैसे मिंगचेन निंग्याओ
को लेकर घर के अंदर जाने लगा। निंग्याओ की फ्लाइंग सोड उसे धमकाने लगती है। चेनपिंग तो इस सोड को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो फ्लाइंग सोड चेनपिंग के घर की हालत देखकर ही मना कर रही थी। वो अपनी मुंडी हिलाकर मिंगचेन को इशारों में ही बताने लगी कि मेरी मास्टर यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मिंगचेन उसे समझाता है कि बाहर ठंड में मरने से अच्छा है तुम्हारी मास्टर का इलाज किया जाए। तो फाइनली वो सोड भी उसकी बात मान जाती है। अब मिंगचेन चेनपिंग से कह रहा था कि बच्चे जल्दी से इस लड़की को उठाकर घर में लेके जाओ। देखो ये शर्माने का वक्त बिल्कुल नहीं है। इसलिए चेनपिंग उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो मिंगचेन से पूछ रहा था कि ये लड़की घायल कैसे हो गई। तो मिंगचेन बहुत ही फनी कहानी सुनाने लगता है। वो कह रहा था कि रास्ते पर भैंस का गोबर पड़ा था तो इस लड़की ने उसी पर पाँव रख के फिसल गई। मैं इसे रोकने ही वाला था लेकिन उससे पहले बेचारी सिर के बल गिर गई। इसके ना मुँह पर भी बहुत ज्यादा गोबर लग गया था। अब उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर वो फ्लाइंग सोड से घूरने लगी। इसलिए मिंगचेन तुरंत ही अपना मुंह बंद कर देता है। चेनपिंग पूछता है कि अब आप ही बताओ मैं इस लड़की की मदद कैसे करूं? तो मिंगचेन कहता है पहला तो तुम्हें इसके कपड़े बदलने होंगे और फिर इसके लिए कुछ हर्ब्स लेके आओ ताकि हम इसे हील कर पाए। जिस पर चेनपिंग कहते हैं सीनियर अगर मैंने इसके कपड़े बदले ना तो होश में आते ही सबसे पहला मुझे खत्म कर देगी। एक काम करते हैं मैं जिगोई को बुला लेता हूँ। मगर मिंगचेन उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि जिगोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगी इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे लाल। तो चेनपिंग तुरंत ही निंग्याओ के पास चला जाता है। इधर मिंगचेन फ्लाइंग सोड को बता रहा था कि देखो चेनपिंग बस तुम्हारे मास्टर के कपड़े बदल रहा ओके तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर वो फ्लाइंग सोड तो सीधे चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो चेनपिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक से खुद को बचाने लगा। लेकिन तभी मिंगचेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सोड को पीछे खींचना चालू कर दिया। मिंगचेन कहते हैं भाई जाओ ना यार कपड़े चेंज करो उसके। लेकिन चेनपिंग तो बस निंग्याओ की खूबसूरती को ताड़ रहा था। तो मिंगचेन उसे इरिटेट होकर कहता है यार बाद में देख ले उसे पहले जो करने गया था वो तो कर। सो इधर चेनपिंग उसके कपड़े बदल रहा था और वो सोड मिंगचेन को इधर उधर पटक रही थी। फ्लाइंग सोड से ढेर सारी मार खाने के बाद मिंगचेन एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। वो चेनपिंग से कह रहा था कि जाकर ये सारे हर्ब्स लेकर आओ। तो चेनपिंग कहता है सीनियर मैं आपकी हर बात मानूंगा लेकिन बस बदले में मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अगर मेरी अचानक से मौत हो गई तो क्या आप मेरे रीइंकार्नेशन में मदद करोगे? मैं दोबारा से मेरे पेरेंट्स के पास ही जन्म लेना चाहूंगा। ये सुनकर मिंगचेन को थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके उसका इमॉर्टलिटी ब्रिज चेक करते हैं जो कि ब्रोकन था। तो मिंगचेन भी उसकी बात मान जाती है लेकिन वो चेनपिंग से पूछते हैं कि तुमने इस अनजान लड़की की मदद क्यों की? तुम तो इसके लिए मना भी कर सकते थे। जिस पर वो कह रहा था कि कोई बेवकूफ इतनी खूबसूरत लड़की की मदद करने से मना करेगा और मैं तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। अब थोड़ी देर बाद निंग्याओ को होश आ गया। तो मिंगचेन उसे बताता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था ताकि तुम्हारा इलाज हो पाए और वो चेनपिंग है ना उसने ही तुम्हारे कपड़े बदल कर तुम्हारे फेस को क्लीन किया इसलिए प्लीज उसे बिल्कुल भी गलत मत समझना। वो लड़का बहुत प्यारा है। उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं और वो एक कुम्हार का काम करता है। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि आपने ये सब मुझे बचाने के लिए किया और इसके लिए मैं हमेशा आप दोनों की शुक्रगुजार रहूंगी। अब मिंगचेन उसे टाउन में आने का मकसद पूछता है जिस पर वो बताती है कि मैं तो इस कॉन्टिनेंट के सबसे फेमस सोडमन के पास आई थी जिनका नाम है मास्टर रुआन। मुझे उनसे एक स्पेशल सोड बनानी है। जिस पर मिंगचेन बताता है कि मास्टर रुआन इतनी आसानी से तो सोड बिल्कुल भी बना के नहीं देगा। और तभी वहाँ पर चेनपिंग आ जाता है। निंग्या और वो एक दूसरे को बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से ग्रीट कर रहे थे जो देखकर मिंगचेन और निंग्याओ की सोड जोर जोर से हंसने लगे। अब मिंगचेन चेनपिंग को बता रहा था कि मैं नानजान सिटी में एक सेरेमनी अटेंड करने जा रहा हूँ तो कुछ दिनों तक तुम्हें ही निंग्याओ का ख्याल रखना होगा। मगर चेनपिंग उससे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता था। वो कहता है कि मैं घायल हूँ पता नहीं मेरे पास कितना वक्त बाकी है इसलिए प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाना। ये सुनकर मिंगचेन तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेनपिंग की माइंड स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सब कुछ देख पा रहे थे कि कैसे साइजिनशी ने चेनपिंग को घायल किया। वो कहते हैं कि उस बंदी ने एक छोटी सी बात पर तुम्हारा इमॉर्टलिटी ब्रिज तोड़ दिया मगर तुम्हारे पास अभी भी 6 महीने का वक्त है और इन 6 महीनों में तुम अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो मगर तुम्हें तो बस अपने पेरेंट्स के पास जाने की जल्दी लगी है। जिसके बाद वो डार्क शैडोज का यूज करते हुए चेनपिंग को पानी में डुबाने लगे। वो कह रही थी कि तुम्हारी मौत से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं बल्कि दुखी होंगे। चेनपिंग को भी अब काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब मिंगचेन उसे गुस्से में कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो मौत के बाद लोग तुम्हें लूजर कहेंगे। तुमने तो रिवेंज लेना चाहिए। एटलीस्ट उस लड़की को सबक सिखाओ ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। जिसके बाद ये लोग माइंड स्पेस से बाहर आ गए। मिंगचेन ने निंग्याओ की जिम्मेदारी चेनपिंग को सौंप दी थी। वो कहते कि मास्टर रुआन के साथ जाकर काम करो उससे तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद होगी और शायद उसी से तुम्हारी लाइफ भी
एक्सटेंड हो जाएगी। वो जाते हुए चेन पिंग को समझाते कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, बल्कि तुम्हारे फादर ही इस रीजन को छोड़कर चले गए थे और वही तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें लेके आए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ की मुश्किलों को आसान करना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। चेन पिंग को भी सडनली रियलाइज हुआ कि ये बंदा तो दिल का बहुत ही साफ है। जिसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई। चेन पिंग निंग्याओ को खाना देकर बताता है कि तुम आराम से यहाँ पर रहो और तब तक मैं अपने दोस्त शियान के घर रहने जाऊंगा। जिसके बाद वो आज तक उसने जमा किए हुए सारे कॉइन्स निंग्याओ को देते हुए कह रहा था कि अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज ये कॉइन शियान को दे देना और बदले में वो आपका ख्याल रखेगा। निंग्याओ उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी और मिंगचेन की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानती हूँ कि तुम उस फेरी से बदला लेना चाहती हो और मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। उसने तुमसे तुम्हारी लाइफ छीन ली तो उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मगर सवाल तो ये है, क्या तुम दिल से यही चाहते हो? जिस पर चेन पिंग कहने लगा कि मैंने सीनियर ज़ीशांग से सुना था कि भले ही तुम आम इंसान हो या पावरफुल, तुम्हारे अंदर डिग्निटी, एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो निंग्याओ उसे बताती है कि इन आउटसाइडर के पास मैजिकल ट्रेजर है, तुम्हें अगर उस पे हमला करना ही है तो बहुत तेजी से करना होगा और तभी शायद तुम उससे जीत सकते हो। तो अब निंग्याओ से सजेशन लेके चेन पिंग सीधे रिवेंज पाथ पर निकल पड़ा। वो तो बस चुपके से साई जिनशी को फॉलो कर रहा था। इधर फू सॉन्ग जिनशिन से एक टी पॉट खरीदना चाहता था। वो कहता है भाई मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और ये सौदा करके हम अपने दोस्ती का आगाज करेंगे। मगर सॉन्ग जिनशिन कहता है कि भाई मैं दोस्ती और बिजनेस को अलग रखता हूँ, तुम बस मुझे अपना ऑफर बताओ। अगर मैं खुश हो गया तो ये टी पॉट तुम्हारा और अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इस टी पॉट में ऐसा क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब फू ने भी सौदे की बातें करना शुरू कर दी। वो कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें एक जेड पेंडेंट दिया था और ये कॉइन्स ये सब तुम्हारे, इससे तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो क्योंकि इन कॉइन्स पर कॉपर इंसेंस लगा हुआ है, यानी कि इनकी कीमत गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा होगी। तुम तो इससे मालामाल हो जाओगे। लेकिन सॉन्ग जिनशिन को तो ये सौदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो फू के सामने ही अपना कप तोड़ते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये जो कॉइन्स तुम मुझे दे रहे हो इससे 4 गुना ज्यादा कॉइन्स ऑलरेडी मेरे पास है और तुम इतने से पैसों में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो। भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। उसकी बातें सुनकर फू ने चुपचाप से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो टेबल पर टैप करते हुए जिनशिन के इमॉर्टलिटी ब्रिज को हिला देता है। वो कह रहा था जिनशिन एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वाकई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? तो जिनशिन हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आगे चल के मैं भी बस अपनी फिंगर्स को टैप करके किसी को भी मार पाऊंगा। देखो मैं तुमसे सौदा करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी बस 2 शर्तें हैं। पहली तो ये कि तुम्हें मुझे कॉपर एसेंस की 2 नहीं बल्कि 3 बैग्स देनी होगी और दूसरी ये कि तुम्हें मेरे लिए किसी को खत्म करना होगा। अब यहाँ पर उसने फू को किसका नाम बताया ये हमें दिखाया नहीं गया। इधर जिगुई चेनपिंग के घर में आ गई थी। वो तो निंग्याओ को वहाँ देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है। वो उससे कह रही थी कि मुझे तो लगा नहीं था कि चेनपिंग का कोई रिश्तेदार भी है। जिस पर निंग्याओ कहती कि पहले उसका कोई नहीं था, लेकिन अब मैं ही उसके रिलेटिव हूँ और मुझे यहाँ कल्टीवेट करना है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जिगुई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो कह रही थी कि चेनपिंग काफी अच्छा लड़का है, लेकिन एक छोटी सी बात पर से उस फेरी ने उस पर अटैक कर दिया। मैंने तो सुना है कि वो उस फेरी को मारने गया। जिस पर निंग्याओ कहती कि ये तो चेनपिंग का मसला है और मुझे उसके मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। जिगुई समझ गई थी कि इस बंदी से बात करना ही बेकार है, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से चली गई। इधर फू ने सॉन्ग जिनशिन के साथ फाइनली सौदा कर लिया था, लेकिन साई जिनशी को सामने देखते ही उसने तुरंत ही अपना टी पॉट छुपा दिया, यानी कि वो साई जिनशी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। इधर साई जिनशी काफी ज्यादा परेशान थी। वो जिमाओ ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ फू को बता देती है। वो कहती कि जिमाओ बिल्कुल भी निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। उसने जिउसान को जबरदस्ती अपना डिसाइपल बना लिया और उसके पास बहुत ही स्ट्रेंज पावर है, तो मुझे भी पीछे हटना पड़ा। अब थोड़ी देर बाद ये लोग देखते कि जिमाओ ने एक और स्ट्रॉन्ग स्पेल क्रिएट किया है जो कि इस टाउन के नियमों के खिलाफ था। साई जिनशी कह रही थी कि जिमाओ मुझे मारना चाहता है, मगर वो ये काम पूरा नहीं कर पाया। मुझे डर है कि मेरे इस टाउन से बाहर निकलते ही वो मुझे खत्म कर देगा। जिस पर फू कहता है कि हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए हैं, इसीलिए हमने किसी से भी दुश्मनी करना सही नहीं होगा। तुमने उस लड़के का इमॉर्टलिटी ब्रीच ब्रेक कर दिया है, मुझे डर है कि वो लड़का तुम पर अटैक न कर दे। जिस पर साई जिनशी कहती कि वो बंदा इतना पावरफुल नहीं जो मुझ पर हमला कर पाए। भले उसकी फिजिक अच्छी है, लेकिन कल्टीवेशन के नाम पर वो 0 है, इसलिए वो बंदा मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ना तुम उसका जिक्र मत किया करो, मुझे तो उस बंदे के नाम से ही घिन आती है। मीनवाइल वो फू
के साथ फ्लर्ट कर रही थी, मगर जैसे वो उसे टच करने गया वो तुरंत ही अपना हाथ हटा देती है। इनफैक्ट उसने तो फू के ब्रिज पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, मगर चुपके से। हालांकि ये बात फू समझ जाता है। दरअसल ये बंदी फू की अपॉर्चुनिटी छीनने की फिराक में थी, इसलिए फू सोचता है कि अब तो इसे मारना ही होगा। अब फू ने भी अपनी पावर्स को चुपके से एक्टिवेट कर लिया और वहीं पर चेनपिंग छुपा हुआ था। वो तो बस सही मौके की तलाश में है। इधर फू जैसे ही साइजिंशी पर हमला करने चला गया, उसी वक्त चेनपिंग मिट्टी के बर्तन का एक शार्प टुकड़ा लेकर सीधे साइजिंशी के गले पर वार कर चुका था। उसका एक कूल अंदाज देखकर उन दोनों बंदों को सदमा लग गया था और इस एक कट से ही साइजिंशी मारी जाती है। इधर जिमाओ को जैसे ये सब पता चल गया वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तो जिउसान की माँ उससे पूछती कि इमॉर्टल आप ठीक तो हो, जिस पर वो बताने लगा कि मैंने चेनपिंग को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर डेथ विशिंग टैलिस्मान उसके अंदर प्लांट किया था ताकि वो साइजिंशी का दुश्मन बन जाए। मुझे लगा था कि साइजिंशी चेनपिंग को खत्म कर देगी, लेकिन मेरा पासा उल्टा पड़ गया। चेनपिंग तो मरा नहीं, बल्कि उसने तो साइजिंशी जैसी पावरफुल कल्टीवेटर को ही मार दिया। मैं चाहता था कि चेनपिंग का उस गोल्डन ड्रैगन के साथ कनेक्शन टूट जाए ताकि वो ड्रैगन तुम्हारे बेटे का हो जाएगा, मगर ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया। ये सब सुनकर जिउसान की माँ काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहती कि वैसे भी मेरा बेटा तो आपका डिसाइपल बन ही चुका है, तो प्लीज आप चेनपिंग को मत मारिए। ये सुनकर तो जिमा उस पर भी भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो जो मुझे अच्छी बातें समझाने निकली। मुझसे मिलते ही तुम्हारे दिल में किलिंग इंटेंट अवेकन हो गया था, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। और अब हमें जिउसान दिखाया जाता है जो कि उसी बोल की दुनिया में फ्लोट कर रहा था। तभी उसे जिमाओ की आवाज आने लगी। वो बताता है कि तुम्हें कल्टीवेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इस मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा। साथ ही वो जिउसान को इमोशनली टॉर्चर भी करने लगता है। जिमाओ उसे ऐसे विजन दिखाने लगा जहाँ पर लोग उसकी माँ और चेनपिंग को मार रहे हैं और जिउसान चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। और तभी उसके सामने एक स्नेक मॉन्स्टर पहुंच गया जिसे जिउसान एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऐसा करते ही चेनपिंग की गोल्डन फिश भी उसके पास आ गई। यानी कि यहाँ से जिउसान ने कल्टीवेशन की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। हालांकि ये तो बस उसकी शुरुआत है, पता नहीं जिमाओ कब तक उसे टॉर्चर करेगा। इधर फू चेनपिंग से कह रहा था कि तुमने साइजिंशी को ब्रूटली खत्म कर दिया, आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तो चेनपिंग उसके साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया। फू कह रहा था कि तुमने मेरे दोस्त को मारा है, जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि तुम तो उसे कितने दिनों से मारना चाहते थे, ये मैं तुम्हारे आंखों पर से ही समझ चुका हूँ। जिस दिन उसने मुझ पर अटैक किया था तुम उसी दिन उसे मारना चाहते थे और आज भी तुम उसी अधूरे काम को पूरा करना चाहते थे, लेकिन तुमसे पहले ही मैंने उसे निपटा दिया और अब मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए किलिंग इंटेंट को देख सकता हूँ। ये सुनकर फू हंसने लगा। वो कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। खैर मैं तो फेरी को तुम्हारे अटैक से बचा नहीं पाया, लेकिन मुझे तुमसे बदला लेना ही पड़ेगा, वरना मेरे ड्रैगन सिटी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा यूनिक है, अगर तुम्हें कल्टीवेशन का मौका मिलता तो शायद तुम थोड़ी बहुत अचीवमेंट तो कर ही लेते, मगर अब तो वो भी इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए चेनपिंग को घायल कर देता है। सेकंड अटैक में तो वो चेनपिंग को खत्म करने ही वाला था, मगर चेनपिंग साइड में हट गया, जिसके बाद इन दोनों में फाइट होना शुरू हो गई। चेनपिंग के पास कोई कल्टीवेशन की पावर नहीं थी, जिस वजह से वो फू के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, मगर फिर भी वो फू के साथ फाइट में अपना 100% देता है। चेनपिंग ने तो इस बार खुद को पूरी तरीके से फू पर झोंक दिया था, जिससे फू काफी पीछे पुश हो गया और उसी वक्त चेनपिंग उसका भी गला काटने की कोशिश करता है, मगर वो नीचे बेंड होकर खुद को बचा लेता है। हालांकि चेनपिंग तब तक वहाँ से गायब हो चुका था, इसलिए फू से इधर उधर ढूंढने लगा और तभी अचानक से वो उस पर जंप लगा देता है, मगर फू ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर लिया, जिसके बाद वो चेनपिंग को बुरी तरह से पीट रहा था। वो कहता है बच्चे स्ट्रीट फाइट अलग होती है और तुमने मेरे साथ जो फाइट की इसमें तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो चेनपिंग पर पाम अटैक कर उसे दीवार पर पटक देता है, मगर चेनपिंग ने तुरंत ही उसके ऊपर एक मटके से हमला कर दिया। इस बार भी वो फू को मारने के एकदम करीब था, लेकिन उसी वक्त फू ने उसे अपने पावरफुल ड्रैगन में जकड़ लिया। वो कह रहा था कि ड्रैगन मैं तभी यूज करने वाला था जब मेरा मुकाबला किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से हो, लेकिन अब तुम्हारे जैसे लूजर पर मेरी पावर्स जाया हो गई। इधर वो ड्रैगन चेनपिंग को खत्म करने के एकदम करीब था, लेकिन इससे पहले कि वो चेनपिंग को मार पाए फू पर बहुत ही खतरनाक सप्रेशन पावर रिलीज होने लगी। दरअसल ये काम था सेंट जीशांग का। अब उसी सप्रेशन पावर की वजह से फू
फू को पीछे हटना पड़ा। वो चेनपिंग से कहता है कि यहाँ पर रूल्स हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहता, मगर चेनपिंग तो बस उसे गुस्से में घुरे जा रहा था। जिसके बाद उसी शार्प टुकड़े को उठाकर सीधे फू के पेट पर अटैक कर देता है, जिससे फू काफी पीछे पुश हो गया था और अब चेनपिंग उस पर कूद गया। मगर उसी वक्त सेन जीशांग ने सब कुछ फ्रीज कर दिया और अब वाटर बबल्स पर पाव रखते हुए जीशांग वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि चेनपिंग ने तो फेरी को ऑलरेडी निपटा दिया है और अब तो वो फू के भी एकदम करीब है। जिसके बाद वो एक लूकस लिफ पर टच करते हुए टाइम को अनफ्रीज कर देते हैं। उनके ऐसा करते पहला तो चेनपिंग ने फू का गला दबा के उसे पुश किया, जिसके बाद उस पर एक जबरदस्त लात मार के उसे दीवार पर पटक देता है और अब चेनपिंग ने उसका गला दबा कर वो शार्प ऑब्जेक्ट उसमें घुसा दिया, जिससे फू की वहीं पर मौत हो चुकी थी। मगर इस नतीजे से जीशांग बिल्कुल भी अग्री नहीं हुए, इसलिए वो दोबारा से टाइम को पीछे करते हुए अनफ्रीज कर देते हैं। तो पिछली बार जैसे ही चेनपिंग ने फू को दीवार पर दे मारा, लेकिन इस बार फू कह रहा था कि अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम भी मारे जाओगे, मेरे साथ तुम फाइट करो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो बस खुद को डिफेंड कर रहा था और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चोक करने लगा। तो फू से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इधर चेनपिंग भी खुद से ही फाइट कर रहा था, वो फू को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता, मगर उसके अंदर मौजूद ईवल ऑरा उस पे फोर्स कर रही थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी फू के गले पर हल्का सा वार करता है। चेनपिंग ने अपने किलिंग अर्ज को रोकने के लिए खुद को ही घायल कर दिया। इधर सेंट जीशांग ने सब कुछ दोबारा से फ्रीज कर दिया था। वो कहते हैं कि एक बार मुझे मेरे मास्टर ने बताया था कि जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते हैं उनके दिल में हमेशा एक दानव रहता है, मगर उसे काबू में रखना ही हमारे टैलेंट को दर्शाता है और अगर ये काम कोई मामूली सा बंदा कर पाए तो उसके जैसे टैलेंटेड कोई नहीं। जीशांग कह रही थी कि चेनपिंग ने आज वही करके दिखाया और अब उन्होंने दोबारा से सब कुछ फ्रीज करते हुए सिर्फ चेनपिंग को अनफ्रीज किया। वो कहते चेनपिंग अब बस हो गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही उस ईवल टैलिस्मान को चेनपिंग के सीने से बाहर खींच लिया। वही दूसरी तरफ जीमाओ को भी पता चल चुका था कि उसका ये दाव फेल हो गया है। इधर जीशांग चेनपिंग से कहते कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो चेनपिंग फू को छोड़ के उनके पीछे जाने लगा। जीशांग कहते चेनपिंग चाहे तुम मानो या ना मानो, हमारी दुनिया में गॉड्स और डीमन से दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर चेनपिंग कहते हाँ सीनियर, मैं इस बात को मानता हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे काफी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती थी, उन कहानी के जरिए उसने मुझे अच्छाई और बुराई में का फासला सिखाया। जिस पर जीशांग कहने लगे कि हम सब की अच्छाई और बुराई को लेके अलग अलग सोच है जो कि हमारे दिल पर निर्भर करती है। तभी चेनपिंग उनसे कहने लगा कि सीनियर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर जीशांग जवाब देते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल क्या है, तुम इस टाउन के बारे में जानना चाहते हो। देखो ये बात सच है कि हमारे टाउन के नीचे एक रियल ड्रैगन दफन है। उसी ड्रैगन की पावर्स की वजह से यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों में स्पेशल एबिलिटीज पाई जाती है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, मगर ये टैलेंट हर एक बच्चे में पाया नहीं जाता। अगर कुछ लकी रहे तो उन्हें काफी अच्छी पावर्स मिलती है। जिस पर चेनपिंग कहने लगा सीनियर, मैं तो बस अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहता था, मुझे याद नहीं कि वो लोग कैसे थे। तो जीशांग कहते ठीक है, आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता ही देता हूँ। जिसके बाद उन्होंने ड्रैगन रिच फैंटेसी को क्रिएट किया। वो कहते हैं कि इस टाउन में पैदा होने वाले बच्चों की ब्लड में एक सीक्रेट टेक्निक पाई जाती है और ये टेक्निक सभी बच्चों में अलग अलग पाई जाती है। यहाँ के लोग बच्चों के पैदा होते ही उनका ब्लड ड्रॉप निकाल कर एक खास मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर देते हैं और फिर उसी बर्तन को 6 सालों तक फायर में रख दिया जाता है। अब लड़कियों की पावर्स को एक्टिवेट होने में 6 सालों का वक्त लग जाता है, मगर लड़कों के लिए ये वक्त 9 साल का है। अगर बच्चों की किस्मत अच्छी रही तो मिट्टी का बर्तन भी उनके जैसे ही पावर्स को होल्ड करेगा और इसी खास चीज को देखकर आउटसाइडर लोग इस पॉट्स पर भारी कीमत लगाते हैं। वेल, तुम इसे एक किस्म का दाव भी कह सकते हो। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें जबरदस्त पावर्स वाला पॉट भी मिल सकता है। ये सब सुनकर चेनपिंग शॉक हो गया। जीशांग बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स काफी अच्छे थे, इनफैक्ट तुम्हारे फादर के पास भी ठीक ठाक टैलेंट था, लेकिन वो इतने भी स्पेशल नहीं थे कि उन्हें कोई आउटसाइडर खरीद के अपने साथ ले जाए। लेकिन एक बंदे ने तुम्हारे फादर के नेटल पोर्सलिन यानी कि जिस बर्तन में उनका ब्लड ड्रॉप था उसके साथ छेड़खानी की, जिस वजह से पासा उल्टा पड़ गया। उस बंदे को भी बैड लक मिला और साथ ही वही चीज तुम्हारे फादर के भी साथ हुई, लेकिन तुम्हारे फादर के पास तुम्हारा पोर्सलिन था और उसी वक्त किसी आउटसाइडर ने एक फर्नेस ओपन की और उस बंदे ने तुम्हारे फादर से तुम्हारा खुद का नेटल पोर्सलिन हासिल किया। अगर वो बंदा उसके साथ कुछ छेड़खानी करता तो शायद तुम एक डेविल बन जाते, लेकिन वो बंदा तुरंत ही ये बात समझ गया और उसने जल्दी से तुम्हारे पोर्सलिन को ब्रेक कर दिया। मगर जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज तुम एक डेविल बन जाते।
चेनपिंग अपने फादर की मौत के बारे में उनसे पूछ रहा था, लेकिन जीशांग इसके बारे में उसे कोई जवाब नहीं देते। वो कह रही थी कि मरे हुए लोगों को मरा ही रहने दो। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है, तो तुम्हें इस दुनिया की ओरिजिन को समझना पड़ेगा। दरअसल 3000 साल पहले एक रियल ड्रैगन यहाँ आके गिर गया था। उस वक्त 4 सेंट्स ने सौदा किया कि हर 60 सालों में वो लोग बारी बारी तख्त पर बैठेंगे, ताकि वो शख्स 60 सालों तक ट्रू ड्रैगन की एनर्जी पर ध्यान रख पाए। फिर वो बंदा इस पावर बेनिफिट को अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर पाएगा। तो देखो, जब भी फायदे की बात आती है तब झगड़े होना लाजमी सी बात है। लोग तो पावर्स के भूखे हैं, यही तो इंसानों का नेचर है। तो ये पावर भी उन्हीं के हाथ लगी जो उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से आउटसाइडर भी यहाँ आते रहते हैं। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि इन आउटसाइडर्स को जरा सा भी रहम नहीं, और जब चाहे जिसे चाहे किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। तो जीशांग चेनपिंग को टैलिस्मान दिखाते हुए बताते हैं कि ये टैलिस्मान स्टोरी टेलर जिमाओ का है। वो टांग फैमिली का सदस्य है, जो कि आउटसाइड दुनिया की एक ग्रेट फैमिली मानी जाती है। उसी ने फेरी साइजिंशी और फू के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी। साथ ही वो उन्हीं के हाथों से तुम्हें मरवाना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे दिल में भी डेथ विशिंग टैलिस्मान डाला था, और इसी से इन्फ्लुएंस होकर तुमने साइजिंशी पर अटैक कर दिया। और उसी वक्त सेंट जीशांग को आसमान में कुछ क्रैक्स नजर आए, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो समझ गए कि स्मॉल टाउन जल्द ही कोलैप्स हो जाएगा। साथ ही यहाँ चल रहे मसले और ज्यादा पेचीदा होने वाले हैं। मगर चेनपिंग अभी भी इन्हें हल करने के लायक नहीं बना। मुझे पहला तो ये देखना पड़ेगा कि चेनपिंग आखिर बंदा कैसा है। और तभी चेनपिंग को एक विजन आता है। एक औरत कुएं में गिर चुकी थी। चेनपिंग तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला गया। वो उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उस औरत ने ही उसे नीचे पुल कर लिया, और तभी वो विजन ब्रेक हो जाता है। चेनपिंग काफी ज्यादा डर चुका था। तो जीशांग उससे कहने लगे कि अगर किसी की मदद कर रहे हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, लेकिन उन्हें बचाते वक्त तुम खुद की जान नहीं दे सकते, और यही एक वॉरियर की निशानी होती है। तुम्हें इन सारी बातों को सीखना होगा। तभी चेनपिंग उनसे कहने लगा कि सीनियर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। तो जीशांग उससे पूछने लगे कि क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? चेनपिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मेरे पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर जीशांग को जीमाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। उस सप्रेशन की पावर की वजह से वो बुढ़ा तो सीधा नीचे गिर गया था। उसने तुरंत ही जीशांग से माफी मांग ली, साथ ही उन्हें गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन जीशांग को उन कॉइन से कोई सरोकार नहीं था। वो कहते कि वो दोनों बैग्स वहीं पर छोड़ दो, अब यहाँ से तुम सीधा शुजियान लेक जाओगे। 30 सालों तक तुम्हें वहीं पर रुकना है, यही तुम्हारी सजा होगी। तो जीमाओ तुरंत ही उनकी रहमदिली के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। अब जीशांग चेनपिंग से कह रहे थे कि तुम बेवजह ही उस बंदे का शिकार हो गए थे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग एंसेस्टर ट्री के पास पहुँच गए। इस पेड़ में स्मॉल टाउन के एंसेस्टर की रूहें बसती है। अब जीशांग उन सभी एंसेस्टर से ब्लेसिंग के तौर पर एक लोकस लीफ मांग रहे थे। वो कहते कि इस बच्चे को 3 सालों का वरदान दीजिए, लेकिन एंसेस्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए जीशांग कहने लगे कि मैंने पूरी जिंदगी भर इस टाउन को सर्व किया है, क्या मेरे हार्डवर्क के बदले मैं इस बच्चे के लिए एक लोकस लिप भी नहीं मांग सकता? तभी चेनपिंग उनसे कहने लगा कि सीनियर, कोई बात नहीं, अगर मुझे ब्लेसिंग नहीं मिले तो भी मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे फॉर्चून टेलर मिंग चेन ने बताया था कि अगर मैं मास्टर हुआन का डिसाइपल बनूं तो शायद मेरे पास ज्यादा दिन जीने के लिए हो सकते हैं। और तभी एक लोकस लिफ चेनपिंग के पास आ जाता है। जीशांग बता रहे थे कि ये लीफ तुम्हें याओ फैमिली के एंसेस्टर ने दिया है। मुझे नहीं पता कि ये लीफ तुम्हें कितनी लाइफ प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये याओ फैमिली का तुम पर एहसान है। तो चेनपिंग एंसेस्टर याओ से कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं याओ सरने वाले लोगों की मदद करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब ये दोनों दोबारा सी टाउन की तरफ वापस जा रहे थे। जीशांग बताती है कि फेरी और फू नानहुआ का सारा मैटर मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब तो एंसेस्टर का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जिसके बाद जीशांग ने अपनी हेयर पिन निकाल ली। वो कह रही थी कि ये कोई खास मैजिकल पिन नहीं है, ये तो मेरे मास्टर का मेरे लिए तोहफा था, जो कि आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। इधर जीमाओ जुइसान की माँ को बता देता है कि अब उन्हें जल्दी से शुजियान लेक जाना होगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई। और अब हमें उसी मैजिकल बॉल की दुनिया दिखाई गई जिसमें जुइसान अभी भी कैद था। साथ ही उसके पास चेनपिंग की गोल्डन
फिश भी थी। वो कहता है कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अब उसके सामने ढेर सारे सांप मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर देते हैं, जो कि ज्यूसान को डराने की पूरी कोशिश कर रहा था। और उसी वक्त गोल्डन फिश उसके हाथ से निकलते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। ज्यूसान उससे कहता है कि बस तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। और तभी उसके सामने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया, जो कि ज्यूसान को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर ज्यूसान को कुछ कर पाए इससे पहले वहाँ पर एक शानदार सिल्वर ड्रैगन पहुंच जाता है, जो कि चेनपिंग ने दी हुई गोल्ड फिश थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।